वेलकम टू माय चैनल डिकोड यूपीएससी। इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत के इम्पॉर्टेंट 24 चैप्टर्स के सीरीज को जारी रखते हुए आज हम लोग इसका सेकंड चैप्टर देखेंगे जो कि है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो शुरू करते हैं इसका डिस्कशन, जिसमें पहला टॉपिक है डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हमने पहले चैप्टर में देखा था कि 1934 में ही एम.एन. रॉय जो कि एक पायनियर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने एक आइडिया फॉरवर्ड किया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना चाहिए। तो इसके लिए 1935 में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली डिमांड किया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए जो कि हमारे भारत देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भी आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे ये डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन भारत के लिए फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, वो भी विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, मतलब किसी बाहरी के हस्तक्षेप, मतलब जैसे कोई अंग्रेज इसमें ब्रिटिश लोग हेल्प नहीं करेंगे, बस हम इसमें पूरे सब इंडियंस रहेंगे, वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स रहेंगे और जो कि इलेक्ट होंगे एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे, और इंडियंस ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो ये एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब होता है वयस्क मताधिकार। इसका मतलब जो कि भी 18 साल से ऊपर है वो उनको वोट देने का अधिकार होता है। तो इसके बाद ये डिमांड जो पहले अंग्रेज लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इनको इंडियंस को राइट दिया जाए, लेकिन बाद में अगस्त 1940 में 1940 में उन्होंने फाइनली एक्सेप्ट किया अंग्रेज़ों ने कि ठीक है इंडियंस लोग बनाएं अपना कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको कहते हैं अगस्त ऑफर। और उसके लिए 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एक मेंबर जो थे कैबिनेट के, भारत आए और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रपोजल रखा कि सामने कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म होने के बाद। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी चल रहा था उस समय, 1939 से 1945 तक चला था, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन के और भी 2 मेंबर्स हैं, उनके नाम जो है स्टेट पीएससीज में आ जाते हैं, जो कि इस चैप्टर के लास्ट में दिया गया है। तो लेकिन ये क्रिप्स प्रपोज़ल जो था वो मुस्लिम लीग ने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो मुस्लिम लीग चाहते थे कि 2 ऑटोनॉमस स्टेट्स हो, मतलब 2 कंट्रीज़ बने और दोनों के अलग अलग अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हों। तो इसलिए फिर ये क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद एक अगला मिशन कैबिनेट मिशन आया 1946 में, लेकिन इसने भी 2 असेंबली को आइडिया को नहीं रखा, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रखा कि एक ही देश होगा, और इसको मुस्लिम लीग ने भी मान लिया। इस बात से इस मिशन जो कैबिनेट मिशन के प्लान से मुस्लिम लीग भी सेटिस्फाइड हो गए थे। आगे देखते हैं हम लोग कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बना 1946 नवंबर में बन गया था। उसके क्या क्या फीचर्स हैं वो देखते हैं हम लोग। पहला फीचर्स है कि जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टोटल स्ट्रेंथ है 389 है। और 389 में से 296 सीट्स जो थे वो ब्रिटिश इंडिया से अलॉट किए गए थे, और 93 सीट्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स से अलॉट किए गए थे। अब ये प्रिंसली स्टेट्स क्या होते हैं? जो कि पहले राजा महाराजाओं के कब्जे में थे, उनको प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। तो फिर ये जो 296 स्टेट्स जो ब्रिटिश इंडिया के कब्जे में थे, उसमें से 292 मेंबर्स जो थे वो 11 गवर्नर प्रोविंसेस से लिए गए थे, और बाकी 4 जो बचे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से लिए गए, हर एक से एक एक। तो ये चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के नाम पीछे इस चैप्टर के लास्ट में दिए गए हैं। तो ये जो बाकी 11 में प्रोविंसेस जो अभी के स्टेट कहा जाते हैं, उनको प्रोविंसेस पहले कहते थे, उनमें गवर्नर होते थे। तो उनमें से ये 11 गवर्नर वाले प्रोविंसेस से 292 मेंबर्स लिए गए, और बाकी 4 वाले में चीफ कमिश्नर होते थे, उनको चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कहते थे। ये हर एक प्रोविंस और या प्रिंसली स्टेट से जो एक सीट लिया गया था वो किस आधार पे तो ये लिया गया था पॉपुलेशन के आधार पे। हर 1 मिलियन पॉपुलेशन पे एक सीट अलॉट किया गया था, मतलब जिस क्षेत्र में 1 मिलियन पॉपुलेशन तो उस क्षेत्र के लिए एक सीट। आगे देखेंगे हर ये जो मेन 3 प्रिंसिपल संप्रदाय थे, कम्युनिटीज़ थे, जो मुस्लिम, सिख और बाकी जनरल में सब, मुस्लिम लीग को छोड़ के बाकी सब जनरल आते थे। तो उनके लिए भी उनके पॉपुलेशन के आधार पर अनुपात में प्रोपोर्शन में उनके लिए सीट एलोकेट किया गया था। और जो भी संप्रदाय थे उनके हर संप्रदाय के उन्हीं के मेंबर्स ही उनको इलेक्ट कर सकते थे, ये भी एक प्रावधान था। उन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में उस संप्रदाय के मेंबर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट कर सकते थे। और ये जो इसका इलेक्ट करने का तरीका था वो था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो अभी भी चलता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे ये इसको पूरे डिटेल में। ये होता क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आगे देख रहे हैं 5वां जो फीचर है कि जो प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया गया था वो नॉमिनेट किया गया था।
वो उनको नॉमिनेट कौन किए थे, जो प्रिंसली स्टेट्स के हेड थे, हेड राजा होंगे या उनके जो भी मंत्री होंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कंस्टिट्यूंट असेंबली जो था पार्टली इलेक्टेड था और पार्टली नॉमिनेटेड था, क्योंकि प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड थे, बाकी इलेक्टेड थे। तो फिर इसका इलेक्शन जो है कंस्टिट्यूंट असेंबली का इलेक्शन हुआ 1946 के जुलाई अगस्त में, और सिर्फ 296 सीट्स के लिए अलॉकेट हुआ। ये ध्यान रखने की बात है, सिर्फ 296 सीट्स के लिए। बाकी जो सीट्स थे, जैसे 93 सीट्स थे वो प्रिंसली स्टेट्स के थे, उन्होंने इलेक्शन में भाग नहीं लिया, तो इसलिए सिर्फ 296 सीट्स के लिए इलेक्शन हुआ, जिसमें से 208 सीट्स जो है कांग्रेस जीती थी और बाकी 73 सीट्स मुस्लिम लीग जीती थी, और 15 सीट जो बचे वो इंडिपेंडेंट्स को प्राप्त हुआ था। तो ये देखा जा रहा है कि भले ही ये कंस्टिट्यूंट असेंबली जो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं था पीपल के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, लेकिन असेंबली में सभी इंडियन सोसाइटी के सभी जो सेक्शन होते हैं, सभी संप्रदाय होते हैं, उनसे सबसे रिप्रेजेंटेटिव थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, SC ST, जहाँ तक कि विमेन भी थे सभी सेक्शन से। तो इसमें और यहाँ तक कि कंस्टिट्यूंट असेंबली सभी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, चाहे जवाहरलाल नेहरू, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, अम्बेडकर जी, सभी थे, लेकिन एक्सेप्शन एक को छोड़ के, एक के सिवाय महात्मा गांधी को छोड़ के बाकी सभी थे इसमें। आगे हम देखते हैं वर्किंग ऑफ द कंस्टिट्यूंट असेंबली। तो पहला जो इसका मीटिंग हुआ था कंस्टिट्यूंट असेंबली का, वो 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ये याद करिएगा। फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसको मुस्लिम लीग ने पूरी तरह बॉयकॉट कर दिया था, क्योंकि उनको पाकिस्तान एक अलग स्टेट चाहिए था, मतलब एक सेपरेट स्टेट मतलब कंट्री कहा जाता है। तो इसलिए जो मुस्लिम लीग वाले और कुछ जो इंडिपेंडेंट में से उन्होंने अटेंड नहीं किया मीटिंग को, तो बस कुछ 211 मेंबर्स ही अटेंड किए थे, और जिसमें सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे सच्चिदानंद सिन्हा सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, इसलिए उनको टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट ऐसे ही इलेक्ट कर लिया गया। ये फ्रेंच प्रैक्टिस है कि फ्रेंच में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें भी जो कंस्टिट्यूंट असेंबली में जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं उनको प्रेसिडेंट टेम्प्रेरी इलेक्ट कर लिया जाता है। बाद में जो मेन मतलब परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसमें 2 वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे, एक थे HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। ये MPPSC में क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड इस साल। आगे देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसके द्वारा दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कौन डेट क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें 13 दिसंबर 1946। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है क्या? ये जो संकल्प था ये कि हम अपने देश को, अपने संविधान को किस तरह से कैसा बनाएंगे, उसमें कैसे मूलभूत ढांचे क्या होंगे, फंडामेंटल्स क्या होंगी, क्या फ़िलॉसफी होगी, तो ये था। तो इसमें सबसे था कि ये अपना देश जो इंडिया था वो उसको इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक बनाना था, मतलब कि वो आज़ाद हो, किसी के कब्जे में ना हो, संप्रभु हो, अपना उस पर खुद का अधिकार हो, कोई और देश का अधिकार ना हो उस पर, और रिपब्लिक गणतंत्र हो। और भी इसमें जो अब ये ही जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो हमारा प्रीएम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है वो दिया गया है, उसी का मॉडिफाइड वर्जन है। जो प्रीएम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ही मॉडिफाइड वर्जन है। तो इसमें प्रीएम्बल में जो लिखा है वो आगे हम लोग चैप्टर में देखेंगे। प्रीएम्बल में जो है वो इसी से लिया गया है, चाहे वो है कि इंडिया एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया कंट्री है, और इसमें सभी जो इंडियन के लोग हैं उनको जस्टिस मिले, चाहे वो सोशल इकोनॉमिक या पॉलिटिकल हो, चाहे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस सबको मिले, स्टेटस मतलब अपॉर्चुनिटीज़ का, और सभी लॉ के सामने बराबर हों, इक्वल हों, और सबको फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप हो, वोकेशन हो, एसोसिएशन और एक्शन। और ये भी था कि सभी माइनॉरिटीज़ हो या बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज़, डिप्रेस्ड या बैकवर्ड क्लासेस, सबको सेफगार्ड्स सुरक्षा मिले कि उनका राइट्स उनसे कोई ना छीने। तो इस तरह से इंटीग्रिटी और टेरिटरी का सोवरेनिटी बने रहे। तो इस रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 में अडॉप्ट कर लिया गया, और इसी का मॉडिफाइड वर्जन हमारा प्रीएम्बल है, मैंने बताया। बाद में जो इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 में आया था उसको भी इसमें चेंजेस लाए गए, और जो प्रिंसली स्टेट्स के मैंने कहा था कि ऊपर अभी थोड़ा देर पहले दिखाया गया था कि प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो कंस्टिट्यूंट असेंबली से दूर रहे थे, मतलब वो भाग नहीं लिए थे इलेक्शन में, लेकिन बाद में उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, और इस तरह से जो 6 स्टेट्स जो पार्ट बन गए रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब इस असेंबली के भी पार्ट बन गए 28 अप्रैल 1947 में। और जो माउंट बैटन प्लान था जो 3 जून 1947 में हम लोगों ने देखा था उस पहले चैप्टर में, उसने इंडिया का पार्टीशन कर दिया। और इसमें जो 3 मतलब जो इम्पोर्टेंट 3 चेंजेस हुए थे, 3 चेंजेस हुए थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, वो हम लोग देखते हैं इस। तो
पहला एक्ट जो चेंज था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरा जो है फुली सोवरेन बॉडी बना दिया गया, मतलब खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। और सोवरेन मतलब होता है कि कोई इस पर किसी और देश का अधिकार ना हो, संप्रभु हिंदी में कहते हैं। फिर इसको जो असेंबली है उसको दो फंक्शन, सेपरेट फंक्शंस भी दिया गया। एक तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक काम तो था ही, साथ में इसको लेजिस्लेशन मतलब विधि बनाने का, मतलब कानून बनाने का भी एक फंक्शन दिया गया। तो ये जो दो टास्क थे वो दोनों अलग अलग सेपरेट डेज़ में उनको किया जाता था। मतलब जिस दिन वो कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने का काम कर रहे हैं तो वो उस दिन प्रेसिडेंट होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जिस दिन ये लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम, मतलब लॉ बनाने का काम कर रहे थे, उस दिन प्रेसिडेंट होते थे जी.वी. मावलंकर। तो ये फंक्शन चलता रहा नवंबर 26, 1949। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, प्रेम्बल में भी लिखा हुआ है हमारे। जबकि क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन तक बन गया था, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। तो फिर एक ही फंक्शन रह गया, बच गया कानून बनाना, लॉ बनाना। आगे जो हम लोग देख रहे हैं, जो मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे उन्होंने भी अपना सपोर्ट वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से मतलब मेंबरशिप ख़त्म कर दिया था। इसलिए फिर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का स्ट्रेंथ बच गया था बस 299, जिसमें जो पहले 389 था उसमें से बस 299 बच गए थे। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 389 देखा गया था हमने कि 389 मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन प्लान में, लेकिन अब वो 299 बच गए। और 299 में भी देखा जाए तो वो बाद में जो वो उसमें कैसे कैसे बंटवारा है वो आगे हम लोग देखेंगे कि 229 जो थे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे और 70 जो थे प्रिंसली स्टेट्स। तो कैसे घटे थे, जो 296 पहले थे ब्रिटिश प्रोविंस से वो 229 हो गए, और जो 93 जो थे प्रिंसली स्टेट्स वो 70 हो गए। और इसका जो पूरा स्टेट वाइज मेंबरशिप दिया हुआ है लास्ट में हम इस चैप्टर के टेबल में आगे देखेंगे। और जो क्या फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के परफॉर्म कर रहे थे, इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ बनाने के अलावा इन्होंने क्या किया था कि इसने कॉमनवेल्थ मेंबरशिप, जो कॉमनवेल्थ नेशंस थे उसमें भी इंडिया का मेंबरशिप को रेटिफाई किया था, कि साइन किया था कि हाँ इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर रहेगा। ये कब हुआ, मई 1949 में। फिर इसने नेशनल फ्लैग को भी अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 में। और नेशनल एंथम जो जन गण मन है उसको भी अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950 में। और जो नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम, उसको भी 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। फिर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे जो पहले प्रेसिडेंट, उनको पहला प्रेसिडेंट बनाया गया 24 जनवरी 1950 को। तो इस तरह से देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है बहुत इंपॉर्टेंट। अभी ये पॉइंट है कि आप याद रखिएगा कि 11 सेशंस हुए थे पूरे, और कितने साल लगे थे, कितना टाइम लगे थे, ये मैंने अलग से भी यहाँ पर लिखा हुआ है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 years 11 months and 18 days। और इसको जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इसमें 64 लाख रुपये खर्च आए थे। तो इसमें जो देखा जाएगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 60 कंट्रीज़ लगभग कि कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब उनको आप पढ़ा गया था, उनको समझा गया था। 60 कंट्रीज़ के लगभग के देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया था, तब जाके एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था 114 दिन में, और इसमें 64 लाख रुपए खर्च आए थे। और जो फिर लास्ट में हम लोग ये डेट देख रहे हैं 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का लास्ट फाइनल सेशन हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि वही स्टेट पीएससी में आ चुका है कि फाइनल सेशन। बाकी तो ऐसे 11 सेशन का डेट अलग है, ये एक लास्ट सेशन हुआ था जो 11 सेशन में नहीं आता है। ये 24 जनवरी 1950 को फाइनल सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। उसके बाद ये ऐसा है भी नहीं हुआ कि ये बंद हो गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इसी को फिर प्रोविजनल पार्लियामेंट बना दिया गया 26 जनवरी 1950 से, जो अब तक पार्लियामेंट चल रहा है। और इसका लिए पहला इलेक्शन इसका 1951 से 52 में हुआ था। अब ये हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए जो बहुत सारे कमेटीज़ बने थे, ऐसे एक इतना आसान काम तो था नहीं इतने बड़े देश के लिए संविधान लिखना। तो इसके लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जैसे अभी अलग अलग मिनिस्ट्री होते हैं उसी तरह उसमें भी कमेटीज़ बना दिया गया था। और 8 मेजर कमेटीज़ थे जिसमें बाकी अदर माइनर कमेटीज़ थे। तो 8 मेजर कमेटीज़ में बड़े यूनियन पावर्स कमेटी का जो मेंबर चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। उसी तरह यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन सरदार पटेल। तो यूनियन में जो थे पूरे यूनियन के जो तो जवाहरलाल नेहरू थे क्योंकि बाद में प्राइम मिनिस्टर ही बने थे। और जो प्रोविंसेस के जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थे वो सरदार पटेल थे क्योंकि बाद में सभी प्रोविंसेस को सभी स्टेट्स को इन्होंने मिलाया था। और ड्राफ्टिंग कमेटी आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का बनाने के लिए जो चेयरमैन बने थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के थे।
फिर एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज भी सरदार पटेल थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इसमें फंडामेंटल राइट्स की जो सब कमेटी बनी थी वो JB कृपलानी की बनी थी। फिर माइनॉरिटीज़ की सब कमेटी SC मुखर्जी में थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यार। और हमने देखा कि 8 मेजर कमेटी थी, जिसमें एक स्टीयरिंग कमेटी भी थी जिसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। आगे माइनर कमेटीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट देख रहे हैं आपकी फाइनेंस स्टाफ कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्रेडेंशियल कमेटी के अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। हाउस कमेटी के B पट्टाभी सीतारामैया थे। फिर कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली GB मावलंकर। लिंग्विस्ट प्रोविंसेस कमीशन जो SK धर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि बाद में स्टेट्स अलग अलग बनाए गए थे लैंग्वेज के आधार पे। तो SK धर भी उसके चेयरमैन थे, तो इसलिए लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के आधार पे जो प्रोविंसेस कमीशन बने थे। आगे हम लोग देखें ड्राफ्टिंग कमेटी, जो हमने देखा कि जिसके चेयरमैन BR अम्बेडकर थे, कि ये ड्राफ्ट लिखना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना, क्या क्या इसमें आर्टिकल्स पॉइंट्स होंगे। तो उसके लिए 29 अगस्त 1947 जो है 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। और इसके मेंबर्स थे जो उनको ये टास्क दिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। उनके मेंबर में चेयरमैन सबसे पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। फिर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, ये हर बार स्टेट PSC में आते थे कौन कौन मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और N माधव राव। उन्होंने बाद में पहले जो BL मित्तर के पहले थे, वो जो उनकी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। उनकी जगह N माधव राव आए थे। और एक DP खैतान थे जो उनकी डेथ हो गई थी 1948 में, इसलिए उनकी जगह फिर TT कृष्णाचार्य आए थे। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो थे, उन्होंने ये बहुत सारे जो कमिटीज़ बनी थी उनका प्रपोजल को फिर कंसीडर किया गया और एक फ़ाइनल ड्राफ्ट बनाया, जिसको पब्लिश किया गया था 1948 फरवरी में। और पीपल ऑफ जो इंडिया थे वो उनको 8 महीने दिया गया था कि वो अपन सभी ड्राफ्ट डिस्कस करें और उसमें कुछ अगर संशोधन करना है, कुछ चेंज करना है तो वो बताएं। तो उसके बाद में जो बहुत सारे कमेंट, क्रिटिसिज्म और सजेशन के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी का सेकंड ड्राफ्ट एक बना गया था अक्टूबर 1948 में। और वो 6 महीने से भी कम दिन लिया, लगभग ऑलमोस्ट 141 दिन ही बैठे थे और एक फाइनल ड्राफ्ट बन गया था। इसके बाद आप ड्राफ्ट बन जाने के बाद काम था कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट किया जाए और उसको लागू किया जाए। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का ला दिया था नवंबर 4, 1948 में, उससे पहली रीडिंग हुई थी। आप आगे पढ़ेंगे जब पार्लियामेंट एक चैप्टर पढ़ेंगे कि कैसे कैसे बिल पास होता है या कोई बिल को कानून लॉ बनाना होता है, तो एक्ट बनाना होता है, तो वो कैसे बनता है। तो उसके लिए फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग होती है, फिर डिस्कशन होता है, फिर वोट होता है। कमेटी भी बनाई जाती है कि वो उसके कुछ सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करें, अगर कुछ चेंज लाना है तो बताएं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने फाइनल जो है ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस कर दिया और 4 नवंबर 1948 और फर्स्ट रीडिंग भी हुई। उसके बाद इसको 5 दिन के लिए डिस्कशन तक रखा गया। तो मतलब 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक ये डिस्कशन चलता रहा। फिर जो सेकंड रीडिंग थी क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन किया गया, तो नवंबर 15 से 1948 से शुरू हो गया और जो अक्टूबर 17, 1949 तक ख़त्म हुआ। इसमें बहुत टाइम लगा क्योंकि ये एक एक क्लॉज, एक एक लाइन को पढ़ना था, उसके लिए रीडिंग हुआ थे समझ। तो फिर इसमें क्या हुआ था कि 7653 अमेंडमेंट को प्रपोज किया गया था, जिसमें सिर्फ 2473 ही एक्चुअली डिस्कस कर पाए थे। और फिर थर्ड रीडिंग जो हुआ वो स्टार्ट हुआ था नवंबर 14, 1949 को। और फाइनल जो एक मोशन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, हम लोग मोशन भी पढ़ेंगे पार्लियामेंट में, मोशन पार्ट होता है, एक टॉपिक है मोशन, क्या क्या टाइप के मोशन होता है, कट मोशन, तो ये सब। तो फाइनल जो मोशन था उसका 26 नवंबर 1949 को पास किया गया और इसी डेट को प्रीएम्बल में लिखा गया है कि इस दिन हमने अपना फाइनल जो कॉन्स्टिट्यूशन प्राप्त किया था। तो जो टोटल 299 मेंबर्स थे, अभी तक देखा था मैंने, जिस मुस्लिम लीग अलग होने के बाद भी 299 मेंबर्स बचे थे, उसमें से भी पूरे सबने साइन नहीं किया। 284 ही लोग प्रेजेंट थे उस दिन को, 26 नवंबर 1949 को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया था। और इसी डेट को लिखा है कि प्रीएम्बल में मेंशन किया गया है कि वी द पीपल हैव अडॉप्टेड, इनैक्टेड एंड गेव देमसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन।
इसलिए देखिए आगे बोल्ड में लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा, PSC में आते हैं और इसमें स्टेट PSC में। और इसमें तब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें आर्टिकल्स, एक प्रीएम्बल था, एक 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। तो फिर प्रीएम्बल भी जो इनैक्ट किया गया था जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था तो उसके बाद प्रीएम्बल इनैक्ट किया था। अब देखिए अब B.R. अम्बेडकर जी के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब उनके बारे में कहा गया है कि वो पहले उस समय लॉ मिनिस्टर थे। उन्होंने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया था उन्होंने ही, इसलिए उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उनको मॉडर्न मनु भी कहा जाता है कि बहुत ही उनका मतलब बहुत नॉलेज थे उनको। और वो शेड्यूल कास्ट के लीडर भी थे, जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। अब इसको इन्फोर्स भी करना है कि इसको, तो इसके लिए जब हमने डेट देखा है 26 नवंबर 1949 को ही कुछ आर्टिकल्स जो थे फोर्स केम इनटू फोर्स, मतलब कुछ आ गए थे, कानून बन चुके थे, वो सब आर्टिकल्स बन चुके थे, जैसे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, ये सब पहले उसी 26 नवंबर 1949 को भी आ गया था। लेकिन बाकी जो मेजर पार्ट थे वो 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि ये डेट रखा गया था हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसी दिन को चुना गया था। 1930 ईयर जब था तो पूर्ण स्वराज के दिन की तरह इसको सेलिब्रेट किया गया था। लाहौर में जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 में, उसको उस दिन ये पूर्ण स्वराज का डिक्लेयर किया गया था और 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था एज रिपब्लिक डे। इसलिए तब से 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट किया गया था। और इसमें जो भी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सभी जो भी बहुत सारे एक्ट्स, उनमें से उसके जो सब अमेंडमेंट थे या उसको फीचर्स थे उन बहुत सारे को डिलीट किया गया। लेकिन जो एबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिसडिक्शन को लागू कंटिन्यू किया गया। आगे देख रहे हैं फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्रिटिसिज्म भी हुआ, बहुत बुराई भी हुई कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, क्योंकि इसमें कहा गया कि वो सभी मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हुए थे और एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस में। इसको कहा गया कि ये सॉवरेन बॉडी भी नहीं है, क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल के से सेलेक्ट मतलब इसका संविधान बना था। सॉवरेन बॉडी होता है कि किसी और देश का इस पर कोई हस्तक्षेप ना हो, लेकिन ब्रिटिश, इसमें कहा गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के हेल्प से प्रपोजल से ही बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आगे और देखा इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत लगा था, तो इसमें सब कहा जाता है कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लिया, और जबकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बस 4 महीने में बना दिया गया था। तो इसलिए नजीरुद्दीन अहमद जो एक थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने एक नया टर्म दिया था ड्राफ्टिंग कमेटी को, ड्रिफ्टिंग कमेटी। ड्रिफ्टिंग मतलब धीरे धीरे सरकना, तो ड्रिफ्टिंग कमेटी नाम दे दिया था ऐसे क्रिटिसिज्म में। और ये कहा जाता है कि कांग्रेस के द्वारा डोमिनेटेड था, मतलब कांग्रेस पार्टी इसमें पूरी थी, सबसे ज़्यादा उसका बहुमत था। फिर लॉयर और पॉलिटिशियन ही डोमिनेटेड थे, और भी दूसरे जो समाज के दूसरे सेक्शन नहीं थे इसमें, और हिंदूज़ ही ज़्यादा इसमें मेंबर्स थे। तो ये सब क्रिटिसिज्म है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसके लिए उसका सिंबल जो है एलिफेंट को चुना गया था, एलिफेंट को अडॉप्ट किया गया था एज सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब फिर और जो B.N. राव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको लीगल एडवाइज़र की तरह चुना गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत बार आ चुका है स्टेट PSCs में। फिर H.V.R. अयंगर जो थे उनको सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था, ये भी कुछ PSCs में आया चुका है क्वेश्चन। S.N. मुखर्जी जो थे वो चीफ ड्राफ्टमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे वो कैलीग्राफर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। कैलीग्राफर मतलब जो उसमें हैंड राइटिंग सब जो सजावट होता है ड्राफ्ट को। फिर जो ये सब भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर याद रखिएगा। और आगे आप देख रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसमें जो सीट्स को कैसे एलोकेट किया गया था, तो हमने आगे देख लिया था कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जो 11 थे उसमें 292 सीट्स दिए थे, प्रिंसली स्टेट्स जो थे 93 सीट्स थे, और जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे वो 4 थे। मैंने कहा था चीफ कमिश्नर प्रोविंस 4 के नाम यहाँ पे दिए हैं, देखिए ये है चीफ 4 जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस है वो दिल्ली एक हो गया, फिर अजमेर मेरवार हो गया, फिर कुर्ग हो गया, और ब्रिटिश बलूचिस्तान हो गया। बाकी ये सब कैसे कैसे जो इलेक्शन रिजल्ट हुआ था, मतलब
कंस्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन का रिजल्ट आप देख रहे हैं। इसमें कौन कौन से सीट कितने, कांग्रेस 208 सीट जीती थी, मुस्लिम लीग 73 सीट जीती थी, बाकी सभी इंडिपेंडेंट पार्टी एक एक सीट ऐसे जीती थी। और ये जो है आप देख रहे हैं कि स्टेट वाइज जो सीट कैसे बटे थे, वो हर स्टेट का इतने इतने सीट्स दिया हुआ है। ये सब इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये इम्पॉर्टेंट एक लास्ट पॉइंट बचा है कि इसमें जो जो मैंने बताया कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, इसमें 11 सेशंस हुए थे। आप देख रहे हैं फर्स्ट सेशन सेकंड 11 तक दिया गया है। तो फर्स्ट सेशन का डेट आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, 9 दिसंबर देखा गया था 1946 में। और एक 11 सेशन के अलावा एक लास्ट सेशन हुआ था, मैंने उसमें बताया था कि 24 जनवरी 1950। ये सभी स्टेट PSC में आ चुके हैं। और आप देख रहे हैं ये जो मैंने कहा था कि कैबिनेट मिशन के भी 3 मेंबर्स थे, उनका नाम ये दिया गया है, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर, जो कि इंडिया में आए थे 24 मार्च 1946 में। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस चैप्टर के। आप हर एक पॉइंट को याद रखें, क्योंकि स्टेट PSC में एक एक पॉइंट कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन। और आगे फिर हम अपना 3rd चैप्टर जारी करेंगे, जो है साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगले पार्ट में। थैंक यू।